हेलो एवरीवन। हेलो सर। हमारा जो इनकम टैक्स का जो अभी जो चल रहा था टॉपिक, तो उसमें जो सैलरी, उसके बाद कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बिजनेस प्रोफेशन एक है अदर मतलब सोर्सेज का पार्ट। तो वो अभी हम इसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। तो अदर सोर्सेज आज स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, लास्ट क्लासेज की कोई क्वेरी हो तो बता सकता है, पूछ सकता है कोई क्वेरी। किसी को कोई डाउट हो। मनीष जी, नहीं सर। सिमरन जी, तो क्या करें, फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। आज सुशीला जी ने भी ज्वाइन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये स्लाइड विजिबल है सबको? यस। ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा 5 इनकम हेड आता है। मतलब हमारे जो टोटल जो इनकम के हेड आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें सबसे लास्ट वाला हेड है। तो इसमें सेक्शंस जो मेन कवर होते हैं उसमें सेक्शन 56, 57, 58 एंड 59। तो 56 में क्या है, 56 एक चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो भी इनकम होगी, ठीक है, मीन्स कि एन इनकम जो एग्जम्प्ट नहीं हो। ठीक है, अगर एग्जम्प्ट होती तो कोई इनकम ही नहीं होती। तो जो इनकम जो एग्जम्प्ट नहीं हो, और आपके जो जितने भी इनकम के हेड हैं वो चाहे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, उसमें कहीं कवर नहीं होता हो। तो ऐसी कोई इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी कवर हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब कि ऐसा सोर्सेज जो एकदम अदर हो, मतलब स्पेसिफिक नहीं हो। जैसे कैपिटल गेन का स्पेसिफिक होता है, बिजनेस प्रोफेशन का, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक होते हैं। बट इसमें बहुत सारी इनकम है वो कवर हो जाती है जो आपके जो 4 हेड हैं उसमें कवर नहीं होती। तो देखिए अभी हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। बट इसमें जो सेक्शंस है 56, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जर्नल इनकम। ठीक है, मतलब नॉर्मल इनकम इसमें कवर होती है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा स्पेसिफिक इनकम। ठीक है, तो स्पेसिफिक इनकम पे हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इनकम की। जनरल इनकम में देखो सबको पता है, अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट आता है हमको। वो चाहे हम पोस्ट ऑफिस पे करें या बैंक में करें। तो जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा वो इसमें टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद कुछ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको जो भी सैलरी मिलती है, तो वो एक्चुअल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता उसमें। तो उनको जो भी सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद सैलरी टू डायरेक्टर, अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, और उसको कोई भी रेमुनरेशन या सैलरी मिल रही है, तो उसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। तो इसलिए उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद डायरेक्टर्स सिटिंग फ्री सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। जैसे आप अगर कंपनी एक्ट आपने अगर देखा होगा तो उसमें कुछ बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बहुत सारी होती है। तो उसमें उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अटेंड करना कंपलसरी होता है। तो उसमें जो भी वो अटेंड करने में जो भी फीस कंपनी उसको पे करती है, तो वो जो डायरेक्टर की इनकम होगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद एक आता है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है और हमने उसको रेंट पे दे रखा है, तो वो टैक्सेबल हमारी होगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बट हमने जिसको दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसको हमने टैक्सेबल, मतलब हम जिससे रेंट ले रहे हैं अगर उसने भी कहीं सबलेट कर दिया उसको,
मतलब कि अगर हमने किसी ए को दे रखा है और ए ने बी को सबलेट कर दिया है, मतलब बी से भी वो रेंट ले रहा है ए, तो जो मेरी इनकम होगी वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, जो मुझे ए देगा। और ए को जब बी देगा रेंट, तो बी के हैंड में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इसलिए इसको सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। उसके बाद एक आती है फैमिली पेंशन। मतलब फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर ऑफ ए डिजिट एम्प्लॉय। अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है और उसके लीगल वारिस को अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल सैलरी हेड में नहीं होगी, क्योंकि जो उसका लीगल वारिस है उसका उस कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो सैलरी हेड में नहीं होगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट उसका लीगल वारिस को ही मिलनी चाहिए वो। उसके बाद होते हैं एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय द टीचर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अदर देन हिज एम्प्लॉइज। अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट टीचर है या कोई प्राइवेट टीचर है, कोई भी टीचर है, और वो मान लो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब उसकी ड्यूटी लगती है तो उसको कुछ फीस मिलती है, तो वैसे उसकी जो नॉर्मल फीस होती है, नॉर्मल जो उसकी सैलरी होती है, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। बट उसको अगर फीस मिलती है कोई एग्जामिनेशन अटेंड करने के लिए, तो उसको जो भी इनकम होगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद इंश्योरेंस कमीशन, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो जब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं किसी पर्सन की, तो उनको इंश्योरेंस कमीशन रिसीव होता है, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, या फिर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है वो, या फिर कोई कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, तो वो भी अदर सोर्सेज में आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। मनीष जी, नो सर। सिमरन जी, सुशीला जी, किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम पे छापा मारता है, उसको लगता है कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी जो उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ इसने, तो उस पर जब वो छापा मारता है तो उसके पास मान लो करोड़ों की इनकम उसको मान लो वो मिलती है छापे में, तो उसमें उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। मतलब कि अगर वो डिस्क्लोज कर देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि भी कहाँ से इनकम आई है वो, अगर वो अनडिस्क्लोज करता है मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ से है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही वो टैक्सेबल होगी। उसके बाद है फीस फ्रॉम ए वेकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। अगर कोई लैंड है, मतलब कोई ज़मीन है, ठीक है, और उस पर वो खाली पड़ी है और उस पर कोई फीस आ रही है, मीन्स उसको यूज़ करने पे कोई भी अगर फीस आ रही है कि आप मान लो कोई भी पर्सन है उसको मान लो वो यूज़ कर रहा है लैंड को कोई भी पर्पज़ के लिए, वो उसको फिक्स फीस दे रहा है कि आप 10,000 रुपीज़ में फीस दे दूंगा, तो वो भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसका एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है, ठीक है, और उससे कोई इनकम आ रही है एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा अगर टीडीएस ज़्यादा कट गया है, आपने अगर देखा होगा कुछ केस में कि एम्प्लॉय से सैलरी मिलती है, ठीक है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, और सैलरी पे अगर वो टीडीएस ज़्यादा काट लेता है, कोई भी रीज़न से अगर टीडीएस ज़्यादा कट गया है तो उसको रिफंड मिलेगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि उसका नॉर्मल टीडीएस कटा है और उसको कुछ एग्जाम्पशन या डिडक्शन लेना रह गया है, अब वो फिर बाद में अगर इनकम का डिडक्शन या एग्जाम्पशन लेता है, ठीक है, तो उसका फिर रिफंड बन जाएगा, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो जो भी रिफंड बनेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिफंड देना है एम्प्लॉय को, बट कुछ रीज़न से मान लो डिले हो गया हो, और डिले पे अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल पार्ट में जाएगा, और वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो हमने किसी को लोन दे रखा है, उस पर हमको इंटरेस्ट की इनकम है, ठीक है, तो उस पर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। फिर है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी।
इफ़ इट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हमारा कोई रॉयल्टी का कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है तब तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो यूज़ होगा। बट अगर रॉयल्टी हमारा मेन बिजनेस नहीं है तो उसकी जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी। उसके बाद कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं, डायरेक्टर्स कमीशन या डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स। ठीक है, तो ये सारे जितने भी होंगे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। उसके बाद सेक्शन 56(2) में आता है स्पेसिफिक इनकम। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है, उसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आएगा ओनली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। मतलब कि ये जितने भी स्पेसिफिक इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। क्या होता है? डिविडेंड इनकम। ठीक है, डिविडेंड इनकम मीन्स कि अगर कंपनी है, अगर कंपनी के शेयर हमने परचेज कर रखे हैं, ठीक है, और कंपनी अपने प्रॉफिट होने पर हमको अगर डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो हमको डिविडेंड मिल गया, तो उस वाले केस में वो सारा सारा हमारे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अगर मान लो हमने कोई लॉटरी ले रखी है, उस पे हमने वो लॉटरी पे अगर हमने विन किया है, या क्रॉसवर्ड पजल या रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, अगर हॉर्स रेस पे भी अगर हम जीतते हैं, ठीक है, वो भी लीगल होता है, तो उस पर भी जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स पुजल्स जो भी होती है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, इसमें जो भी हमारी जो भी राशि मिलती है हमको, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। या लॉटरी से जो भी हमारी इनकम है, या कोई कार्ड गेम से कोई इनकम है, या अदर गेम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर, कोई भी नेचर की जुए से रिलेटेड या इस टाइप से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा गिफ्ट। अगर हमको कुछ स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर गिफ्ट मिला है, गिफ्ट में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कुछ स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर अगर हमको गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो गिफ्ट की जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन। अब कंपनसेशन तो कोई भी रीजन से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो हमारे पास वो है एक लैंड, लैंड होने से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड है मान लीजिए, और एग्रीकल्चर लैंड है तो मान लो वहाँ से रोड निकलनी है, तो गवर्नमेंट ने वो अक्वायर कर लिया है और उस पर कंपनसेशन दिया है, या फिर बाद में कोई कंपनसेशन मिला है, इनहेरिट बढ़कर कोई कंपनसेशन मिला है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो भी उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, क्योंकि ये जो भी मान लो फार्मर को मिला है, जितनी भी कंपनसेशन मिला है वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, उसके बाद एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड मीन्स कि अगर हमने कोई भी किसी को एडवांस दे रखा है कोई भी रीज़न से, कोई बिजनेस के लिए या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि एडवांस जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, और वो फॉरफिटेड हो गया तो जो भी मनी फॉरफिटेड करने वाला उसकी वो इनकम हो गई, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऑप्शन और हैं इसमें, देखिए, इफ़ नॉट टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशन में अगर कोई टैक्सेबल नहीं हो रहा है कोई भी, तो वो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी रीजन से अगर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटीज़ में अगर कोई इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, या कंपोजिट रेंट इफ नॉट सेपरेबल, कुछ ऐसा कोई रेंट मिल रहा है जो कंपोजिट हो, मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, या लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। ठीक है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन में अगर टैक्सेबल नहीं हो रहा है कोई भी रीजन से, तो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे कोई भी मान लो पॉलिसी हो सकती है, जैसे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कोई भी हमको पॉलिसी का अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल इसमें हो जाएगा। या फिर क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू द शेयर टू इट शेयर होल्डर, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीएफ में जो भी प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी का हमने सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने देखा था।
इसमें हम फिर चेक कर लेते हैं। जैसे जो भी प्रोविडेंट फंड होता है, एक स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और फिर होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, इसमें देखिए जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी एम्प्लॉयर का है, जो भी एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, और उस पर लमसम जो भी पैसा मिलता है वो भी टैक्सेबल ओनली ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ओनली रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा टैक्सेबल, कि ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा पार्ट। बट हमको कुछ डिडक्शन भी मिल जाती है। ठीक है, डिडक्शन वाला भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए सेक्शन 57 है, उसमें जो भी टैक्सेबल होगा उसमें से कुछ डिडक्शन हमको मिल जाएगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। ठीक है, कैपिटल गेन में भी हमको कितने एग्जाम्पन्स मिलते थे, सैलरी में भी अलाउंसेज में हमको एग्जाम्पन मिलते थे। बट इसमें भी एग्जाम्पन बोल दो या डिडक्शन बोल दो, हमको इसमें छूट मिल जाएगी। किसमें मिलेगी? फर्स्ट है फैमिली पेंशन। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर फैमिली पेंशन टैक्सेबल हुआ था। ठीक है, तो फैमिली पेंशन टैक्सेबल पूरा पूरा हो जाएगा और उसमें से हमको एक डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा डिडक्शन? 1/3 ऑफ सच इनकम। जो भी हमको पेंशन मिली है उसका 1/3 है वो डिडक्शन मिल जाएगा, 1/3 पार्ट, या फिर 15,000 विच एवर इज लेस। मतलब कि पहले 1/3 निकाल लिया जाएगा जितना पेंशन मिला है, उसके बाद 15,000 वैल्यू, और उसमें से जो भी वैल्यू कम होगी उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहेरिट कंपनसेशन। कोई भी कंपनसेशन और इनहेरिट कंपनसेशन पे अगर कोई इंटरेस्ट मिला है हमें, तो उस पर 50% ऑफ इनकम, मीन्स कि इसका 50% टैक्सेबल हो जाएगा, 50% टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब 50% का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमने कोई भी अगर ब्रोकरेज पे किया है, कमीशन पे किया है एजेंट को, ठीक है, कोई भी रीज़न से, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज शेयर्स। कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एक कंपोजिट रेंट अगर हमने कोई पे किया है तो उस, तो कंपोजिट रेंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अगर मान लो अदर सोर्सेज में कहीं, मतलब अदर कोई हेड में टैक्सेबल नहीं हो रहा है। और इस पर अगर कोई हमने एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर का या इंश्योरेंस प्रीमियम का या डेप्रिसिएशन का है वो हमको अलाउ हो जाएगा यहाँ पर। या सबलेटिंग ऑफ इनकम। सबलेटिंग ऑफ इनकम जैसे मान लो हमने किसी ए को रेंट पे दे रखा है और ए ने बी को रेंट पे दे रखा है, तो ए को बी से जो भी रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसमें रिपेयर्स इंश्योरेंस रिगार्डिंग जो भी पोर्शन होगा उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो उसका डिडक्शन ले सकता है वो। जनरल डिडक्शन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर इज अलाउड। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे, ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे। ये छोड़ दीजिए। अब कुछ अमाउंट ऐसे आते हैं जो डिडक्शन नहीं मिलता है हमको। ठीक है, अभी हमने देखा था कि किस किस का डिडक्शन मिल जाएगा, अब हम सेक्शन 58 में देखेंगे किस चीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ऐसे कौन से पार्ट है? जैसे मान लो अगर उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर तो बिजनेस इनकम से अलग होते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर का उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उसको। या फिर इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस। अगर हमने मान लो इंडिया के बाहर कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो उस पर भी हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। या पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। अगर कोई वेल्थ टैक्स का मतलब कि वेल्थ टैक्स का कोई भी पेमेंट अगर हमने किया है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ में कैश पेमेंट। कैश पेमेंट मीन्स कि अगर 10,000 से ज़्यादा अगर हमने कोई भी किसी को पेमेंट किया है तो उसका हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट इसमें एक 35,000 की एग्जाम्पशन है। अगर हम ट्रांसपोर्टर को अगर 35,000 का पेमेंट कर रहे हैं
तो इसमें हम 35 तक एग्जाम्पन ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, जो भी हमारा जो टैक्सेबल पार्ट हुआ था गैम्बलिंग से, ठीक है, लॉटरी से, पजल से, तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसका कोई भी डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जम्प्टेड इनकम, अगर कोई इनकम ही एग्जम्प्ट है, इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, तो उस पर जो भी खर्चा होगा तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। अब गिफ्ट से रिलेटेड हम देख लेते हैं। मान लो किसी पर्सन से हमको गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट कैसे टैक्सेबल होगा। इस गिफ्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है कैश में, गिफ्ट हमको कैश में मिल रहा है, या फिर गिफ्ट हमको काइंड में मिल रहा है। काइंड मीन्स कि कोई भी मान लो प्रॉपर्टी के रूप में मिल रहा है, या कोई कार के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमको कैश के रूप में मिल रहा है गिफ्ट, कैश में अगर मिल रहा है, एक सेकेंड, अगर हमको कैश के रूप में मिल रहा है, तो अगर 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीड्स 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैश में हमको गिफ्ट मिल रहा है और 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट इसकी कुछ एग्जाम्पन्स है जो आगे आएगी। और अगर काइंड में मिल रहा है, काइंड मीन्स कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मिल रहा है, ठीक है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मिल रहा है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में बोल रहा है, मतलब ज़मीन जायदाद या हाउस प्रॉपर्टी, इस तरीके से मिल रहा है, तो हमको इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, कि फ्री में मिल रहा है, कोई भी कंसिडरेशन हमने पे नहीं किया है, तो उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो उसका गिफ्ट माना जाएगा, और मतलब उसकी जो सर्कल रेट भी बोल सकते हो, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि विद कंसिडरेशन मिला है, कि उसमें कुछ हमने पे किया है, ठीक है, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी, और साथ में कम हो जाएगा कंसिडरेशन पेड। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 10 लाख की है, और उसमें से हमने 2 लाख रुपीज़ पे कर दिया है, तो 8 लाख रुपीज़ ही टैक्सेबल होगा। अब इसमें ₹50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन इसमें आया है, निकल के आया है ना, कोई भी कंसिडरेशन आया है, तो उसमें से जो भी हायर होगा 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी हायर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मूवेबल। अब मूवेबल हमको कोई मिला है जैसे मोटर कार, ठीक है, तो इस टाइप में अगर मान लो लैपटॉप भी मिल गया हो, तो मूवेबल वाले में क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन के साथ मिला है, मतलब कंसिडरेशन कोई भी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो एग्रीगेट फेयर वैल्यू, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू, वो टैक्सेबल हो जाएगी। मार्केट में जो भी उसकी वैल्यू होगी, जैसे मान लो लैपटॉप अगर परचेज किया है और एप्पल का है, तो मान लीजिए मार्केट वैल्यू अगर उसकी उस मॉडल की 70,000 है, तो 70,000 उसकी टैक्सेबल हो जाएगा। और विद कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन के साथ मिला है, तो जो भी मार्केट वैल्यू उसमें से कंसिडरेशन जो भी पे किया है वो कम हो जाएगा। अब देखिए फुल गिफ्ट इज एग्जाम्प्ट, बट इस वाले केस में जितना भी गिफ्ट मिला है वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव से मिला है, ठीक है, रिलेटिव्स की हम डेफिनेशन देखेंगे आगे कि रिलेटिव में कौन कौन से इंक्लूड है। तो इसमें जो भी रिलेटिव से जो भी हमको मिला है वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज में मान लो हमको कोई गिफ्ट मिला है, तो वो भी पूरा पूरा टैक्सेबल है, उसमें हम कभी टैक्स पे नहीं करते। या अंडर विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, हमको कोई मान लो विल से मिला है, कोई जायदाद से मिला है, ठीक है, ये पुराना मकान है वो हमारे दादा परदादा से हमारे पास आ गया है, तो वो भी पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। ये इनकेंटेबलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, कोई डोनेशन करने वाला है, मान लो उसकी डेथ हो गई है तब हमारे पास आ गया है, या कोई लोकल अथॉरिटी ने हमको दिया है, या ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 12A और 12A जब हम पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हमें अगर मिला है, या फ्रॉम एनी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमें मिला है, ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
अब देखिए, 1 सेकेंड, फिर आता है ट्रस्ट स्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। मान लो कोई भी अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसके रिलेटिव के लिए, उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई ट्रस्ट बनाई गई है, तो उससे अगर हमको मिला है वो भी पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। और ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज अमालगमेशन। कोई भी मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी में अमालगमेशन हुआ है या डीमर्जर हुआ है, तो उसकी वजह से कोई भी एसेट्स अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो वाला इस केस में आएगा नहीं। उसके बाद रिलेटिव्स मीन्स, रिलेटिव का क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा था ना, रिलेटिव से अगर हमको मिलता है तो इसमें टैक्स फ्री हो जाएगा गिफ्ट। तो रिलेटिव का क्या मतलब है, सपोज मिस्टर डुमल इज एन एसएससी, ठीक है, एक एसएससी है, तो उनकी वाइफ रिलेटिव में मानी जाएगी, ब्रदर और सिस्टर उनके रिलेटिव माने जाएंगे, या ब्रदर और सिस्टर ऑफ वाइफ, वाइफ के ब्रदर और सिस्टर भी रिलेटिव माने जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर ऑफ फादर, या ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एंड फादर। उसके बाद सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन। उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर एंड फादर ऑफ वाइफ। उसके बाद ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड, या ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ वाइफ, या ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड्स ऑफ फादर, या ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड्स ऑफ मदर, या ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर एंड मदर ऑफ मिस्टर धूमल, या सन्स वाइफ, ग्रेट ग्रैंड फादर्स वाइफ, या ग्रेट ग्रैंड सन्स वाइफ, या लास्ट आता है ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर एंड मदर ऑफ वाइफ। मतलब वाइफ और उसका जो इंडिविजुअल है, जो मेन इंडिविजुअल है अशेषी जो है, और उसकी वाइफ है, या फिर अगर लेडी है अशेषी तो उसका हस्बैंड हो गया। तो उनके जितने भी रिलेटिव में कौन कौन माना जाएगा, उनके ब्रदर सिस्टर माने जाएंगे, या ग्रेट ग्रैंड फादर और फादर या मदर सब इंक्लूड हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, जो भी लिस्ट में दे रखा है, और इसमें टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें बताइए कोई डाउट हो। नो सर। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। इसमें तो जितना भी हमको मिलेगा उसमें डिडक्शंस का पार्ट तो बहुत कम है। इसमें पूरा पूरा डिविडेंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। हम फिर नेक्स्ट क्लास में अदर सोर्सेज का वो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारी 2 क्लास में एक पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू।